हेलो गाइस, स्वागत है डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड की न्यू वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में नात्सु और रुई क्रिसमस डे पर बाहर जाते हैं, सिर्फ वो दोनों। अब इससे आगे चैप्टर 125 का नाम है Always Together। रुई बोलती है, वैसे तुमने हमारे ट्रिप के लिए आओमोरी को ही क्यों चुना? नात्सु बोलता है, ओ, जब मैं ऑनलाइन देख रहा था तब मुझे वहाँ एक बहुत अच्छा हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट मिला। साथ ही मुझे लगा कि टोक्यो से जितना हो सके उतना दूर जाना ही बेहतर होगा, और थोड़ा इसीलिए भी क्योंकि मैं ये दजाई म्यूजियम देखना चाहता हूँ। रुई बोलती है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा से कहीं ज्यादा है। बस एक बात साफ कर दो, तुम वहां जाकर उनकी तरह डबल सुसाइड करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? नात्सु बोलता है, पागल मत बनो। तुम्हें पता है लोग हमेशा दजाई के नाकाम डबल सुसाइड के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन वो उनकी नाजुक सोच ही थी जिसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया, जो उनके लफ्जों के चुनाव में भी साफ दिखती है। और रुई बोलती है, ठीक है, समझ गई। रुई बोलती है, तुम काफी परेशान हो रहे होगे। मेरा मतलब है अपनी पढ़ाई की वजह से कुछ लिख नहीं पाने को लेकर। नात्सु बोलता है, हाँ शायद तुम सही कह रही हो। अरिसु ने मुझे अपनी कहानी लिखने की इजाज़त दे दी है। मेरा सच में मन है कि एग्जाम्स जल्दी खत्म हो जाएं और मैं फिर से लिखना शुरू करूं। मैंने तो एक टाइटल भी सोच लिया है। फिर रुई बोलती है, सुनो, क्या तुम मेरे बारे में नहीं लिखोगे? तुमने पहले अपनी फीलिंग समझने के लिए एक कहानी लिखी थी, पर मुझे एहसास हुआ कि तुमने मुझे लेकर अभी तक कोई पूरी कहानी नहीं लिखी है। नात्सु बोलता है, ओ जरूर, बिल्कुल लिखूंगा। रुई बोलती है, सच में? नात्सु बोलता है, हाँ, वो एकदम गर्मा गर्म रोमांटिक नॉवेल होगा। रुई बोलती है, तुम बदतमीज हो, सिर्फ मेरे बारे में ही ऐसी गंदी कहानियां क्यों लिखी जाती हैं? नात्सुओ बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रुई मुंह फुलाते हुए बोलती है, मेरे पास लिखने लायक कुछ दिलचस्प है ही नहीं, पर शायद जल्दी ही कुछ मिल जाए। नात्सुओ बोलता है, क्या मतलब? रुई बोलती है, असल में अगले साल से मैं शायद किचन में काम करना शुरू कर दूं। पापा नए साल पर सब स्टाफ को इटली लेकर जाने वाले हैं, एक ट्रेनिंग कोर्स के लिए। शायद मैं भी उनके साथ जा सकूं। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। नात्सुओ बोलता है, सच में? ये तो बहुत बढ़िया है। रुई बोलती है, अगर पापा की तबीयत तब तक ठीक हो गई तो बात बन सकती है। अभी सब किस्मत पर है। मैं वहां से ढेर सारी कहानियां लेकर आऊंगा। हिबिकी ने मुझे मैसेज किया था कि उन्होंने शायद कल रात ज्यादा पी ली थी और ऊपर से उन्हें ठंड भी लग गई है। गाइज, हिबिकी ये लड़की है, ये रुई के पापा की नई वाइफ की बेटी है। फिर सीन चेंज होता है, साइन बोर्ड पर लिखा होता है, ओमोरी में आपका स्वागत है। नात्सुओ बोलता है, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। रुई बोलती है, ये जगह तो नरक से भी ज्यादा ठंडी है। दोनों ठंड से कांप रहे हैं। नात्सुओ बोलता है, माफ करना, ऐसे मौके पर लड़के अक्सर अपना कोट लड़कियों को पहना देते हैं, पर अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सच में जमकर मर जाऊंगा। रुई बोलती, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। फिर नात्सु और रुई ड्राइवर से बोलते हैं, साथ में, मेहरबानी करके पहले हमें किसी कपड़ों की दुकान ले चलिए। रुई बोलती है, नॉर्थ की ठंड को कभी कम मत समझना। नात्सु बोलता है, शुक्र है यूनिक्लो मिल गया। बर्फ के कपड़े इंसानी दिमाग की सबसे बेहतरीन खोज है। खैर, अब जब हमने पूरी तैयारी कर ली है, चलो अब शहर घूमते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुशी खुशी ओमोरी शहर की सैर करने निकल पड़े हैं। वो दोनों बहुत से जगह पर घूमते हैं और खाना खाते हैं, और फिर रुई फ्लाइंग विच में से अपने मुंह बाहर निकालती है और नात्सु उसका फोटो लेता है, और फिर दोनों एक सेल्फी लेते हैं। बाहर का नजारा बर्फ का तूफान शुरू हो रहा है। नात्सु बोलता है, बर्फ सच में गिरनी शुरू हो गई है। अच्छा हुआ हम तूफान बढ़ने से पहले ही यहाँ पहुंच गए। तुम यहीं रुको, मैं जाकर चेक इन करता हूँ। फिर नात्सु देखता है कपल लड़ाई कर रहे होते हैं। ये तो तुम्हारे जैसा ही है। पत्नी बोलती है, तुमने पहले से रिजर्वेशन क्यों नहीं करवाया? पति बोलता है, अरे मुझे बख्श दो, मैं बहुत बिजी था। पत्नी बोलती है, अब हम क्या करेंगे, सारे कमरे तो भर चुके हैं। मुझे पता था मुझे तुम्हें ये सब संभालने नहीं देना चाहिए था। ओए मेरे पीछे मत पड़ो। नात्सुओ बोलता है, सुनो, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना कमरा दे सकता हूँ। पति बोलता है, नहीं, हम आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते। नात्सुओ बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं इसके बजाय अपने एक रिश्तेदार के घर रुकने चला जाऊंगा। अंकल बोलते हैं, अच्छा है, ऐसा है क्या, तो फिर ठीक है। फिर सीन चेंज होता है। रुई बोलती है, क्या तुम्हें कमरा नहीं मिला? नात्सुओ बोलता है, माफ करना, मैं असल में रिजर्वेशन कंफर्म करना ही भूल गया था, सॉरी। रुई बोलती है, कमाल है बुद्धू कहीं के। नात्सुओ बोलता है, मेरी गलती है, मुझे अपना फोन दो, मैं कोई दूसरी जगह या होटल ढूंढता हूँ। होटल से बोलता है, साकुरा वाटर्स इन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? होटल स्टाफ बोलता है, माफ कीजिए जनाब, आज रात के लिए हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। नात्सुओ बोलता है,
परेशान मत हो, अभी और भी बहुत रास्ते हैं। आज रात माफ़ कीजिए पर हम माफ़ी चाहते हैं जनाब, हमारे पास कोई कमरा खाली नहीं। फिर रूई नात्सू से बोलती है, ओए बर्फ़ की तरह पिघलना बंद करो। नात्सू बोलता है, चलो अभी के लिए एक टैक्सी बुलाते हैं, हमें शहर के बीच में शायद रुकने की कोई जगह मिल जाए। टैक्सी तो भूल ही जाओ, एक गाड़ी तक नहीं दिख रही है ना। रूई बोलती है, शायद हमें वापस चलना चाहिए। नात्सू बोलता है, लेकिन हम पहले ही काफ़ी दूर आ चुके हैं। जीपीएस क्या दिखा रहा है, हम कहाँ हैं? फिर मोबाइल स्क्रीन पर आप ऑफलाइन हैं, नो सिग्नल। रूई बोलती है, ना इंटरनेट है ना सिग्नल और ना ही कोई गाड़ी। नात्सू बोलता है, क्या अभी इकुजो की नकल उतारने का सही वक्त है? रूई बोलती है, मुझे रात के वक्त ये सड़क बिल्कुल पसंद नहीं। नात्सू बोलता है, चलो अभी के लिए बस चलते रहते हैं। फिर एकदम तूफान आ जाता है। नात्सुओ बोलता है, ये तूफान तो पागल कर देने वाला है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बिना किसी ठिकाने के ऐसे चलते रहना खतरनाक है। चलो तब तक यहीं रुकते हैं जब तक हवा थोड़ी कम नहीं हो जाती। रूई बोलती है, ये तो और भी तेज होता जा रहा है, मेरे पैर सुन हो रहे हैं। नात्सुओ बोलता है, माफ करना, ये सब मेरी गलती है। रूई बोलती है, बस करो, अगर तुमने ऐसे ही मनहूस बातें की तो हम सच में यहाँ मर जाएंगे। नात्सुओ बोलता है, ये बर्फ चेहरे को चीर रही है। रूई बोलती है, नात्सुओ क्या तुम ठीक हो? नात्सुओ बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। फिर नात्सुओ ठंड और थकावट से बेहोश होने लगता है और रूई उसे संभालती है। फिर कोई आता है उधर। फिर सीन चेंज होता है। रूई बोलती है, तुम जाग गए। नात्सु बोलता है, क्या? नात्सुओ बोलता है, हम कहाँ हैं? दादी बोलती है, ओ देखो, आखिरकार कोई जग गया, शुक्र है भगवान का। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर तुम नहीं जागे तो मैं क्या करूंगी। रूई बोलती है, उन्होंने हमें बर्फ में ढेर पड़े हुए देखा और हमारी मदद की। नात्सुओ बोलता है, क्या? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने उस तूफान में मुझे उठाकर यहाँ तक लाया? दादी बोलती है, मैंने तुम्हें एक बर्फ पर चलने वाली गाड़ी पर खींच कर लाई, हालांकि तुम किसी लाश की तरह भारी लग रहे थे। नात्सुओ बोलता है, तो क्या ये आपका घर है मैम? दादी बोलती है, नहीं, मैं बगल वाले घर में रहती हूँ। असल में मैं एक बेड और ब्रेकफास्ट चलाती हूँ, ये उन्हीं में से एक कमरा है। नात्सुओ बोलता है, सच में शुक्र है भगवान का, हमें ऑनलाइन कहीं भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। दादी बोलती है, मैं ये इंटरनेट वाला काम नहीं करती। रूई बोलती है, क्या आप ये पूरी जगह अकेले संभालती हैं? दादी बोलती है, हाँ लगभग अकेले ही। पहले मेरे पति साथ हुआ करते थे पर अब वो नहीं रहे। सच कहूँ तो मेरा मन करता है कि वो जल्दी से मुझे अपने पास बुला लें। नात्सुओ बोलता है, ऐसी बातें मत कीजिए, आप अभी भी काफी चुस्त और तंदुरुस्त हैं। दादी बोलती है, पता नहीं, हर साल बर्फ हटाना अब इन पुरानी हड्डियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। नात्सुओ बोलता है, क्या मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ? दादी बोलती है, सच में ये तो बहुत बढ़िया होगा, जरूर, क्यों नहीं। नात्सुओ बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा कट गया। दादी बोलती है, मैं खाना तैयार करने जा रही हूँ, क्या तुम बच्चों को भूख लगी है? रूई बोलती है, बहुत जोर की भूख लगी है, शुक्रिया। दादी बोलती है, तब तक तुम दोनों जाकर नहा क्यों नहीं लेते? आज कोई और मेहमान नहीं है तो पूरी जगह तुम्हारी ही है। ये थोड़ा छोटा है पर यहाँ एक ओपन एयर हॉट स्प्रिंग भी है जो मेरे बेटे ने बनाया था। नात्सु और रूई की दोनों की आंखें चमक उठी हैं। दादी बोलती है, ठीक है, फिर इस जगह को अपना ही घर समझो। नात्सु बोलता है, हालत काफी खराब हो गई थी पर अच्छा हुआ हमें ये कमरा मिल गया। रूई बोलती है, यहाँ की मालकिन भी काफी अच्छी लग रही है। फिर रूई बोलती है, डर तो लग रहा था पर मैं खुश हूँ कि हम यहाँ फंस गए। रूई बोलती है, मुझे बहुत खुशी हुई जब तुमने कहा कि तुम हर हाल में मेरी हिफाजत करोगे। नात्सो बोलता है, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर थोड़ा शर्म आ रही है। अच्छा, तो हम में से पहले नहाने कौन जाएगा? रूई बोलती है, उन्होंने कहा था ना कि यहाँ कोई और मेहमान नहीं है। नात्सो बोलता है, हाँ। रूई बोलती है, तो फिर क्यों ना हम दोनों साथ में चले? नात्सो बोलता है, साथ में? फिर नात्सो का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है। चैप्टर का नाम है ट्रू फैमिली। नात्सो बोलता है, तुम अक्सर पहले अपनी पैंट्स निकालते हो। रूई बोलती है, शायद, लेकिन मैं अपनी पैंटीज हमेशा आखिर में निकालती हूँ। फिर रूई बोलती है, तुम शर्मा रहे हो? नात्सुओ बोलता है, हाँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने कपड़े जो उतार रही है। फिर रूई बोलती है, सुनो, बाकी के कपड़े तुम मेरे लिए उतार दो। नात्सुओ बोलता है, क्या तुम अब कोई बच्ची नहीं हो? रूई बोलती है, हाँ हूं ना, बस अभी के लिए। मतलब है हम घर पर तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए।
फिर नात्सुओ एक एक करके कपड़े उतारता है। फिर नात्सुओ पूछता है, नीचे वाला भी? फिर रुई बोलती है, भला पैंटीज पहनकर नहाने कौन जाता है? फिर नात्सू ने रुई की आखिरी चीज भी उतार दी, लेकिन तभी नात्सू नोज ब्लीडिंग कर देता है और भाग जाता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है, ये तो उसके नंगी होने से भी ज्यादा सेक्सी था। रुई बोलती है, वो क्या था? फिर नात्सू बोलता है, माफ करना, जो मेरे दिमाग में चल रहा था बस वही चिल्लाकर बोल दिया। नात्सुओ बड़े प्यार से रुई के बालों में शैम्पू लगा रहा है। फिर देखते हैं रुई के बाल चेहरे पर आ गए हैं और वो उसे चिढ़ा रहा है। फिर रुई नात्सुओ पर पानी फेंकती हुई नात्सुओ बोलता है, ये बहुत ठंडा है। फिर दोनों हॉट स्प्रिंग में बैठ जाते हैं। रुई बोलती है, ये तीसरी बार है ना जब हम साथ में नहा रहे हैं? नात्सुओ बोलता है, क्या सच में? रुई बोलती है, तुम्हें याद नहीं? नात्सुओ बोलता है, नहीं याद है, बिल्कुल सही, ये तीसरी बारी है। रुई बोलती है, ओ अच्छा, मुझे लगा शायद तुम सिर्फ मेरे साथ ही नहाए हो, पर तुम शायद हिनानी के साथ भी नहा चुके हो। फिर देखते हैं नात्सुओ के दिमाग में, ये बात कैसे? मेरे ही पुराने शब्द मुझे इतनी बुरी तरह चुभने लगे। नात्सुओ बोलता है, ऐसा मत कहो, मैं तो बस खुश हूं ये सुनकर कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम अकेले हो जिसे मैं किस करना चाहता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं और किस करने वाले हैं। नात्सुओ बोलता है, बकवास, शायद मैं अब खुद को और रोक नहीं पाऊंगा। रुई बोलती है कि कम से कम कमरे में वापस जाने तक तो इंतजार करो, फिर देखते हैं। दादी बोलती है, मैंने तुम्हें देख लिया, खाना तैयार है, जब भी तुम दोनों तैयार हो जाओ तो डाइनिंग रूम में आ जाना। नात्सुओ बोलता है, आप बस हमें बाहर से आवाज भी दे सकती थी। दादी बोलती है, फिर से जवान होना कितना अच्छा है, तुम्हें देखकर मुझे अपने और दादाजी के पुराने दिन याद आ गए। फिर दोनों खाना खाकर अपने कमरे में बैठ जाते हैं। नात्सुओ बोलता है, मैं तो पूरी तरह थक गया हूँ, पेट भरते ही सारी थकावट एक साथ महसूस हो रही है। रुई बोलती है, सही कहा, मुझे नहाते वक्त अपने पैरों की थोड़ी और मालिश कर लेनी चाहिए थी। नात्सुओ बोलता है, हमें कल फिर से बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम पूरा आराम करें। रुई बोलती है, बस सो जाएं। नात्सुओ बोलता है, सो जाएं? रुई बोलती है, मेरा मतलब है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम दोनों बहुत थक चुके हैं। फिर नात्सुओ बोलता है, ठीक है फिर चलो अब सो जाते हैं। फिर घड़ी की आवाज, दोनों अपने अपने बिस्तर में लेटे हैं पर नींद नहीं आ रही है। फिर रुई बोलती, ये बिस्तर थोड़ा ठंडा है ना? फिर नात्सुओ बोलता है, जब पहले पहले बिस्तर में जाओ तो ऐसा ही होता है, थोड़ी देर में अपने आप गर्म हो जाएगा। रुई बोलती है, वैसे मैंने एक बार एक किताब में कुछ पढ़ा था, कहते हैं कि अगर एक साथ चिपक कर सोया जाए तो बहुत जल्दी गर्मी मिलती है। फिर नात्सुओ बोलता है, मैंने भी वही चीज कहीं पढ़ी है, मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर नंगे होकर सोएं तो और भी ज्यादा गर्मी मिलती है, ट्राई करना चाहोगे? रुई बोलती है, जरूर, क्यों नहीं। फिर अगली सुबह होती है। नात्सुओ बोलता है, मेरी नाक बिल्कुल ठंडी हो गई है, रुई उठ जाओ, सुबह हो गई है। रुई बोलती है, क्या टाइम हुआ है? नात्सुओ बोलता है, रुको देखता हूँ। फिर एक कुत्ता बाहर से देख रहा होता है दोनों को। रुई बोलती है, क्या हुआ? नात्सुओ बोलता है, खिड़की के बाहर एक कुत्ता हमें घूर रहा है। फिर रुई बोलती है, क्या तुम अभी भी नींद में हो? नात्सुओ बोलता है, नहीं सच में। फिर सीन चेंज होता है। नात्सुओ बोलता है, वाह क्या नजारा है। रुई बोलती है, ये बहुत खूबसूरत है। दादी बोलती है, गुड मॉर्निंग तुम दोनों को, क्या तुम ठीक से सोए? नात्सुओ बोलता है, गुड मॉर्निंग, हाँ हम बहुत अच्छी तरह सोए, शुक्रिया। दादी बोलती है, तुम बच्चे कल रात काफी देर तक जगे हुए थे, मुझे अपने घर तक तुम्हारी आवाजें सुनाई दे रही थीं। नात्सुओ घबराते हुए बोलता है, क्या सच में? दादी बोलती है, अरे बस मजाक कर रही हूं। नात्सुओ मन में बोलता है, इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया था। दादी बोलती है, चलो अब इसे लो और बर्फ हटाने में मेरी मदद करो बेटा। नात्सुओ बोलता है, ओह बिल्कुल। नात्सुओ बोलता है, ये काफी भारी है। दादी बोलती है, वहां सब ठीक है? नात्सुओ बोलता है, हाँ एक बार मुझे इसकी आदत हो जाए फिर सब ठीक। फिर नात्सुओ का पैर फिसला और वो बर्फ में गिर गया। फिर डॉग उसको चाटता है। नात्सुओ बोलता है, हे बस करो अब, मैं इसलिए नहीं गिरा क्योंकि मुझे खेलना था। दादी बोलती, नीचे हो जाओ जीरो, जब तक तुम उसके साथ थोड़ी देर खेल नहीं लेते वो शायद नहीं रुकेगा। फिर रुई और दादी नात्सुओ और कुत्ते की मस्ती देखकर मुस्कुरा रही हैं। नात्सुओ सोचता है, ओह पता है इस तरह की चीजें महसूस करवाती हैं जैसे हम एक असली परिवार हैं। अगर किसी दिन मेरी और रुई की भी अपनी फैमिली हुई? फिर नात्सुओ बोलता है, हम घर आ गए। रुई बोलती है, अरे बाप रे, तुम दोनों तो पूरे कीचड़ में लथपथ हो। नात्सुओ बोलता है, जीरो पार्क में थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। रुई बोलती है, चलो जल्दी से साफ हो जाओ।
रूही बोलती है, जीरो, मैंने तुम्हें क्या समझाया था लोगों पर कूदने के बारे में? हे, मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो मिस्टर। नात्सुओ बोलता है, मॉम काफ़ी सख्त है ना जीरो? रूही बोलती है, हे, मुझे विलन मत बनाओ। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है नात्सु मन में, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। रूही बोलती है, इससे पहले कि वो तुम्हारा पूरा चेहरा चाट जाए उठ जाओ। सीन चेंज होता है, फिर तीनों बैठे होते हैं। फिर रूही बोलती है, सुनिए मैम। दादी बोलती है, मुझे सुमी बुझाओ बेटा। रूही बोलती, सुमी सान, आपके पति कैसे इंसान थे? दादी बोलती है, खैर जब वो जवान थे तो काफी लापरवाह इंसान थे। रूही बोलती है, लापरवाह? दादी बोलती है, मैंने उनसे इसलिए शादी की क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी, पर हमारी जिंदगी हमेशा इतनी आसान और खुशनुमा नहीं थी। एक वक्त था जब उन्होंने बिना बताए बहुत सारा कर्ज इकट्ठा कर लिया था, या फिर वो वक्त जब उन्होंने अचानक एक दिन अपनी नौकरी छोड़ दी थी, और कभी कभी तो वो शराब के नशे में गुस्सा भी करते थे। मुझे खुद हैरत होती है कि हम इतने सालों तक साथ कैसे रहे। रूही बोलती है, क्या आपने कभी डिवोर्स लेने के बारे में सोचा? दादी बोलती है, तलाक? हमारे ज़माने में पति पत्नी का अलग होना इतना आसान नहीं होता था, लेकिन मुझे लगता है कि हम आज साथ हैं क्योंकि हमने मिलकर इतने सालों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। कि हम एक सच्चे जोड़े बन पाएं। इसी वजह से मुझे खुशी है कि हम हर मुश्किल में साथ रहे। इस बात को सुनकर रूक और नात्सु एक दूसरे को तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ए ट्रू कपल। दादी बोलती हुई, माफ करना, मेरा मकसद तुम बच्चों को एक बूढ़ी औरत की पुरानी यादें सुनाना नहीं था। क्या तुम थोड़ा और खाना लोगे? नात्सु बोलता है, ओ बिल्कुल, शुक्रिया, ये बहुत ही प्यारी कहानी थी। रूही बोलती है, क्या हम मदद के लिए कुछ और कर सकते हैं? हम आपके एहसानों का बदला चुकाना चाहते हैं। डैड बोलते हैं, ओ मेरे बच्चे, तुम कितने भले हो। फिर देखते हैं पीछे से दादाजी आते हैं और बोलते, मैं वापस आ गया, ऑस्ट्रेलिया में तो मजा आ गया। दादी बोलती है, वेलकम होम डियर। नात्सु बोलता है, क्या आपके पति गुजर नहीं गए थे? दादी बोलती है, मैंने ऐसा कब कहा कि वो मर चुके हैं? वो तो बस ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप पर गए हुए थे। दादी बोलती है, कैसा रहा सब? दादा बोलते हैं, एकदम बढ़िया, सब कुछ बहुत ही शानदार रहा। अगली बार मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं सबके लिए तोहफे लाया हूँ। फिर सीन चेंज होता है। रूही बोलती, ठीक है, सारे बर्तन धुल गए। फिर दादा बोलते हैं नात्सु से, वैसे मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा जेलस किस्म की लगती है। अगर वो तुम्हारी दोस्तों के साथ पार्टी में अचानक पहुंच गई थी तो। मेरा मतलब था कि वो बस एक बार हुआ था। मुझे यकीन है कि वो रोज तुम्हारा फोन भी चेक करती होगी, है ना? नात्सु बोलता है, नहीं नहीं। दादा बोलते हैं, क्या ऐसी चिपकू लड़की के साथ रहना मुश्किल नहीं होने वाला? नात्सुओ बोलता है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? लेकिन वही तो उसकी सबसे प्यारी बात है। दादाजी बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? फिर नात्सुओ ऊपर किचन में आता है और बोलता है, रूही, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, वो कहाँ गई? एक लेटर पड़ा होता है किचन में। नात्सुओ से पढ़ता है, सुमी सान के लिए हमें अपने घर रखने के लिए शुक्रिया। माफ कीजिएगा कि मैं इस तरह खत लिखकर अलविदा कह रही हूँ, पर मुझे थोड़ी जल्दी है। सिर्फ एक रात के लिए ही सही, आपकी मेजबानाबाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नात्सुओ तेजी से बाहर भागता है। नात्सुओ ने देखा कि रूही अकेली जा रही है। फिर नात्सुओ उसको आवाज लगाता है। चैप्टर है और इसके नाम प्रूफ ऑफ लव। फिर नात्सु उसके पीछे आता है और बोलता है, हे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बिना कुछ कहे इस तरह क्यों जा रहे हो? वो काउंटर पर रखा खत किस लिए था? तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ जाने की है? रूही बोलती है, मैं घर जा रही हूँ। नात्सु बोलता है, क्यों? रूही बोलती है, ये चिपकू लड़की अब जा रही है ताकि तुम बाकी का सफर अकेले मजे से बिता सको। नात्सु बोलता है, तुम ये क्या उल्टी पल्टी बातें कर रही हो? रूही बोलती है, मैंने तुम दोनों को आंगन में बातें करते हुए सुन लिया था। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी चिपकू लड़की के साथ निभाना मुश्किल होगा, और तुमने बस इतना कहा, आपको ऐसा लगता है? नात्सु बोलता है, रुको रुको रुको, वो तो बस मेरे से मजे ले रहे थे, इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैंने बाद में उन्हें सब साफ साफ बता दिया था, इसलिए। फिर रूही रो रही होती है। नात्सुओ बोलता है, रूही, तुम्हें इस बात पर रोने की जरूरत नहीं है। रूही बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में बुरा सोचो, लेकिन मैं बस मुस्कुराकर सब कुछ अपने अंदर दबाकर भी नहीं रख सकती। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है। अगर तुम मुझे किसी दिन छोड़ने ही वाले हो तो बेहतर है कि हम अभी ब्रेकअप कर ले। नात्सुओ बोलता है, ऐसा मत कहो, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरे लिए बोझ हो। दादी बोलती है, क्या हुआ? ये सब शोरशबा कैसा है? फिर सीन चेंज होता है। दादी दादा के मुक्का मारती है और बोलती है, आप बड़े ही बेवकूफ इंसान हैं।
आपने उनसे ऐसी बातें क्यों कहीं? दादा बोलते हैं, मैंने कहा ना मुझे माफ कर दो। वो दोनों इतने घुले मिले लग रहे थे कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने थोड़ा मजाक कर दिया। दादी बोलती है, इस पागल बूढ़े की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। खैर, ये बात मेरे मन में भी आई थी। फिर रूही बोलती है, असल में मैं ही थी जिसे पहले प्यार हुआ था। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद सिर्फ मैं ही हूँ जो इतना गहरा महसूस करती है। नात्सुओ बोलता है, ऐसा नहीं है। रूही बोलती है, आमतौर पर मैं ही पहले मूव करती हूँ। मैंने ही तुम्हें हमारी पहली डेट के लिए परेशान किया था, और कल रात के नहाने के वक्त भी और उसके बाद भी। हमारी पहली रात भी इसीलिए हुई क्योंकि तुमने दबाव में आकर हाँ कह दिया था। दादी बोलती है, ये तो काफी मुश्किल सवाल है। पहली बात तो ये कि कोई भी दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल बराबर प्यार नहीं करते। ये ऐसी चीज है जो हमेशा से प्रेमी जोड़ों के दिमाग में चलती आई है। फिर पता नहीं कौन बोलता है, नात्सु और दादाजी में से, ये तो अचानक काफी समझदार बातें करने लगी। दादी बोलती है, मुझे एक रास्ता पता है, क्यों ना तुम दोनों साथ मिलकर नहाने की जगह साफ करो। नात्सुओ बोलता है, नहाने की जगह साफ करें? माफ कीजिएगा, पर हमें आज कुछ और जगहों पर भी जाना था। दादी बोलती है, अगली बार जब आओगे तब चले जाना। साइड नोट में मना कर दिया। फिर बोलती है, वैसे भी अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मूड खराब रहा तो घूमने में कोई मजा नहीं आएगा। चलो अब जाओ भी। फिर दोनों बाथरूम में सफाई करते हैं। नात्सुओ बोलता है, उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ अंदर वाला बाथरूम ही साफ करना है, लेकिन इसमें अभी भी काफी वक्त लगने वाला है। बेहतर होगा कि हम घर जाने वाली ट्रेन से पहले इसे खत्म कर ले। रूही बोलती है, माफ करना। नात्सुओ बोलता है, नहीं। फिर रूही बोलती है, इसके बदले में मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने कल रात नींद में कहा था वो मूली बहुत सेक्सी है। नात्सुओ थोड़ा डरते हुए बोलता है, तुम माफी मांग रही हो या मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? रूही बोलती है, मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा मजे करते अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी नखरे वाली ना होती। नात्सुओ सोचता है, मुझे हैरत होती है कि शायद मैं ही हूं जो इतना गहरा महसूस करती है। सच कहूं तो मैं समझ सकता हूं कि रूही ऐसा क्यों महसूस कर रही है। पीछे मुड़कर देखूं तो जब हीना और मैंने पहली बार डेट करना शुरू किया था, नात्सु हीना से बोलता है, क्या मैं इस वीकेंड तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? हीना बोलती है, ये अचानक तुमने कैसे सोचा? अगर तुम घर नहीं गए तो सब चिंता करेंगे। नात्सु बोलता है, मैं उन्हें बोल दूंगी कि मैं फूमिया के यहाँ रुक रहा हूँ। हीना बोलती है, मुझे नहीं पता, अभी किरिया सेंसे के बारे में वो बुरा लेटर भी हर जगह फैल रहा है। हमें ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जो शक पैदा करे। नात्सु बोलता है, खैर मेरा मतलब था कि मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता हूँ। हीना बोलती है, लेकिन फिर भी अभी सब लोग थोड़े स्ट्रेस में हैं। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा महसूस करते हो, लेकिन तुम समझ रहे हो ना? नात्सु मन में बोलता है, अब मुझे समझ आ रहा है कि वो बस एक समझदार बड़ी औरत की तरह बर्ताव कर रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा है और उससे मुझे तकलीफ हुई। अब रूही भी बिल्कुल उसी दौर से गुजर रही है। फिर प्रेजेंट में सीन आता है। नात्सु बोलता है, हे, मैं शायद सबसे ज़्यादा समझदार इंसान नहीं हूँ, इसलिए शायद मैं हमेशा वैसा ना कर पाऊँ जैसा तुम चाहती हो। और मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी वजह से तुम बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम बहुत ज़्यादा चिपकू हो या मेरे लिए बोझ हो। एक बार भी नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम ये बात जानो। रूही बोलती है, सच कहूँ तो मैं डरी हुई हूँ। मैं इससे पहले कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ी, इसीलिए आज तक किसी ने मेरे जज्बातों का प्यार से नहीं चुकाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा पागल होती गई तो मैं तुम्हें बंद कर नहीं रखना चाहती, लेकिन अगर ये सब और भी दर्दनाक हो गया तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। जब तुम आरिसू के बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल चीर रहा हो। फिर नात्सु बोलता, अगर ऐसी बात है तो मुझे पता है कि हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं। मैं अभी वापस आता हूं। फिर नात्सुओ वापस आता है और बोलता है, रूही, इंतजार कराने के लिए माफी। फिर नात्सु गिर जाता है। फिर रूही नात्सु को सहारा देती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो? फिर नात्सुओ बोलता है, मेरी पीठ, बस उम्मीद है कि ये ठीक होगी। फिर नात्सु एक कपल वॉचेस देता है रूही को। रूही बोलती है, एक जैसी वॉचेस? फिर नात्सुओ बोलता है, ये तुम्हारा क्रिसमस का तोहफा है, मैं इसे तुम्हें बाद में देने वाला था, पर अभी ठीक है। फिर नात्सुओ बोलता है, तुम्हारे सारे शक और डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है मुझ पर भरोसा करके। अपना हाथ दिखाओ। मैंने एक जैसी घड़ियां इसीलिए चुनी ताकि हमारे पास साथ बिताए हुए वक्त की एक निशानी हो। अगर अब से तुम्हारे जज्बात और भी बढ़ते हैं तो फिर हमें बस तुम्हारा दिल खुशी से भरना होगा।
एक साथ और भी ज्यादा वक्त बिताकर, है ना? कम से कम मेरा तो यही इरादा है। रूई बोलती है, रुको यहाँ। फिर रूई भी भागकर जाती है, फिर वापस आती है और बोलती है, मेरे पास भी कुछ है तुम्हारे लिए। फिर रूई का पैर भी फिसल जाता है। फिर रूई बोलती है, माफ करना। नत्सुओ बोलता है, क्या तुमने मुझे गिरते हुए नहीं देखा था? सावधान रहा करो। फिर रूई बोलती है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मेरे पास भी एक गिफ्ट है। ये एक फाउंटेन पेन है, ताकि तुम अब से और भी अच्छी कहानियां लिख सको। नात्सुओ बोलता है, शुक्रिया, मैं सच में बहुत खुश हूं। जैसे ही एग्जाम्स खत्म होंगे मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। फिर रूई बोलती है, मैं भी अब से हमेशा अपनी घड़ी पहनकर रखूंगी। फिर दोनों किस करने वाले, तभी दादा पीछे से चुपके से उनकी फोटो खींच लेते हैं, जिससे नात्सुओ हैरान हो गया। दादाजी और दादी जी बोलते हैं, लगता है सब कुछ ठीक हो गया। माफ करना, मैं शटर की आवाज़ बंद करना भूल गया था। क्या एक और रात रुकना चाहोगे? मैं बिस्तर तैयार कर देती हूँ। नत्सु और रूई बोलते हैं, नहीं शुक्रिया। दादी बोलती है, चलो, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने जाने से पहले सब सुलझा लिया। अगर कभी तुम्हें लगे कि किसी बात का कोई हल नहीं निकल रहा, तो सबसे बेहतर यही है कि बस उठो और काम में लग जाओ। साथ मिलकर काम करने से गुस्सा ठंडा हो जाता है और तुम एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रख पाते हो। ये सुनने में काफी आम लगता है, पर एक अच्छे रिश्ते के लिए यही सबसे बड़ा राज है। फिर दादी जी को बाय बोलकर चले जाते हैं। रूई बोलती है, काफी कुछ हुआ, पर सफर मजेदार था। बस बुरा लगा कि हम उस दजाई म्यूजियम नहीं जा पाए जहां तुम जाना चाहते थे। नात्सुओ बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा क्रिसमस बिताने का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा फिर नात्सु ने रूई की शर्ट खींची और उसे किस कर लिया। नात्सुओ बोलता है, हम दोबारा आने के लिए वक्त निकाल ही लेंगे, है ना? रूई बोलती है, वापस पहुंचने से पहले क्या मैं एक आखिरी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? मुझे एक बार फिर किस करो। नात्सुओ बोलता है, जरूर। रूई बोलती है, एक बार फिर। नात्सुओ बोलता है, क्या तुम घर पहुंचने तक मुझसे यही मांगती रहोगी? गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।